इस वीडियो में हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जेआईटीएफ इंफ्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को स्टडी करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जब एक कंपनी है जैसे हमारी जेआईटीएफ इंफ्रा, इसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं। जब इन सब्सिडरी कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है, जो इसको हम लोग होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल्स में मर्ज करके एक कंसोलिडेटेड लेवल पर एक सिंगल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में देखते हैं, तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टडी करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। सो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। सो इसके बारे में हम डिटेल इसके नोट से निकालते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में सबसे बड़ा आइटम कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी वैल्यू हमें दिखाई देती है लेटेस्ट 211 करोड़। इसमें कंपनी ने जो परचेज किए हैं वैल्यू, उसकी 31 मार्च को वैल्यू है 345 करोड़, और इस पर डेप्रिसिएशन जो क्लेम कर चुके हैं 133 करोड़ 75 लाख। और सेकंड जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 44 करोड़, जो कि है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके अलावा व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स और एक छोटा सा अमाउंट लैंड का भी है। सो ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे एसेट्स जो हमें ओवर मोर देन 1 ईयर के लिए हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, उन्हें हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। और करंट एसेट्स उन एसेट्स को बोलते हैं जो विद इन 1 ईयर हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, जो इनकी वैल्यू है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें रेवेन्यू के फॉर्म में या किसी अदर बेनिफिट के फॉर्म में विद इन 12 मंथ हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रियलाइज हो जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जनरली, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है या बिल्डिंग्स हैं, जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, जैसे कंपनी ने आज पेमेंट कर दी और जैसे प्लांट हम लोग कोई सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आकर रखी जाती हैं। कोई मशीन हम खरीद रहे हैं, उनको असेंबल किया जाता है, तो जब हम हमारे पास वो डिलीवर हो जाती है, जब हम उसके लिए पेमेंट कर देते हैं, तो उसे सबसे पहले हम CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं। जिस दिन तक वो चीज़ अपना असाइंड काम करना शुरू नहीं कर देती, रेडी टू यूज़ नहीं हो जाती, उस दिन तक उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाया जाता है। और जिस दिन वो एसेट, वो फिक्स एसेट हमारे लिए रेडी टू यूज़ हो जाती है और उसका हम इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, उसे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स में। नेक्स्ट जो मेजर आइटम है वो हमारा है इंटेंजिबल एसेट्स, जिसके लिए हमारे पास है नोट 3। तो इसके ऊपर हम आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में कंपनी के पास दो चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर एक छोटी सी अमाउंट है, 1 करोड़ 58 लाख के सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास, जिसमें से हम लोग 96 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं, जो बचे हैं 68 लाख के। नेक्स्ट एसेट जो है हमारे पास मेजर इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटेड टू सर्विस कंसेशन। ये चीज़ क्या है? ये एक नया टर्म है, इंटेंजिबल एसेट रिलेटेड टू सर्विस कंसेशन। ये हमारी कंपनी जेआईटीएफ इंफ्रा में ही हमें, या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में ही हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जनरली जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, जो जेआईटीएफ इंफ्रा है, ये प्रोजेक्ट्स करती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट की सर्विसेज से रिलेटेड। जैसे वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वाटर को STPs बनाना, वाटर को रिफाइन करना, ऐसे ही वेस्ट टू एनर्जी एंड प्लांट्स बनाना। तो ये प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि ऑनरशिप जो है इन प्लांट्स की और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मेजर एसेट्स होती हैं उनकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन कंपनी इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो एक कंसेशन एग्रीमेंट होता है, वो साइन होता है बिटवीन द ऑपरेटिंग कंपनी एंड जो रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, वो लोग मिलकर कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि कंपनी ये सर्विसेज के लिए जो रिलेटेड प्लांट है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपनी सेटअप करेगी, और जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग 30 साल 35 साल या एक बड़े लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी उस चीज़ को ऑपरेट कर सकती है, और उससे जो रेवेन्यू आएगा वो कंपनी अर्न कर सकती है। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये जो एसेट कंपनी बनाती है, प्लांट्स या जो भी चीज़ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फॉर एग्जांपल पाइपलाइन कंपनी ने एक एक स्पेसिफिक एरिया, बहुत लंबी पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन कंपनी ने सेटअप की, या कोई एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किया, तो उसकी ऑनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होती है। बट ड्यू टू दिस कंसेशन एग्रीमेंट, जो रेवेन्यू है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो कि एग्रीमेंट में डिफाइन होता है, उसके अंदर उस एसेट को ऑपरेट करने का राइट है, और उससे जो रेवेन्यू आएगा वो अर्न करने का राइट है, वो कंपनी को मिल जाता है। सो इसलिए इसे, ये कंपनी की एसेट है, बट वो ओनरशिप नहीं है, वो फिक्स्ड एसेट कंपनी से क्लेम नहीं कर सकती उसकी ओनरशिप, इसलिए उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं दिखाया जा सकता। सो इसे इंटेंजिबल एसेट के फॉर्म में दिखाया जाता है,
इंटेंजिबल एसेट रिलेटेड टू सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट। इसको कंपनी कैसे शो कर रही है, इसमें जो बुक वैल्यू है, जितना कंपनी ने खर्चा किया है उस एसेट को अटेन करने के लिए या उस एसेट को बनाने के लिए, वो यहाँ पर कंपनी दिखा रही है और उसे ओवर द पीरियड ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट कंपनी डेप्रिशिएट करती जा रही है। सो अभी तक कंपनी ने 1748 करोड़ रुपीज़ खर्च किए हैं और उसमें से 133 करोड़ का डिप्रिसिएशन कंपनी क्लेम कर चुकी है। सो नेट जो इन सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट के अंदर जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू जो है 1614 करोड़ 92 लाख रुपए कंपनी के पास अभी बची हुई है, नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन। बेसिकली जो इंटेंजिबल एसेट्स है उनके अंदर अमोर्टाइजेशन होता है, या इसको डेप्रिसिएशन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स एसेट है बट उसके ऊपर कंपनी का राइट नहीं है, बट इसे हम इंटेंजिबल एसेट शो कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर हमारे ऑनरशिप नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। फाइनेंशियल एसेट्स है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी के पास एज ऑन डेट कुछ शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू है 34 लैक्स, कुछ म्यूचुअल फंड में कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है 80 लैक्स की जिसकी वैल्यू है, और कुछ बॉन्ड्स हैं और कुछ एनएससीज के अंदर भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है जिसकी जिन सबकी मिलाकर टोटल कॉस्ट वैल्यू है 1 करोड़ 44 लाख। नेक्स्ट है कुछ लोन्स हैं जो कंपनी ने फर्दर किसी दूसरी कंपनी को या किसी और पर्सन को दिए हुए हैं जिसकी वैल्यू है 102 करोड़। जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द लोन्स हैं जो वो रिलेटेड पार्टीज़ को दिए हुए हैं। इसमें हम थोड़ा स्टडी करते हैं तो पता चलता है ये जो सिद्धेश्वरी ट्रेडेक्स है उस कंपनी को दिए हुए हैं कंपनी ने थ्रू आवर वेरियस सब्सिडरीज। सो बेसिकली ये रिलेटेड पार्टी को लोन दिए हुए हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं, इसीलिए इसे नॉन करंट एसेट में दिखाया गया है। और कुछ लोन्स हैं 2 लाख के, ये एम्प्लॉयज़ को दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन करंट ट्रेड रिसीवेबल्स पे। जनरली ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं क्योंकि वो ऑपरेटिंग साइकिल में हमें रियलाइज़ हो जाते हैं, बट ये नॉन करंट हैं। ये काइंड ऑफ रिटेंशन मनी या कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकते हैं जो कंपनी ने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने क्लाइंट्स को दिए होंगे या क्लाइंट्स के पास पेंडिंग होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स पर, जो कि है नोट 8 पे, जिसका डिटेल इस तरह से है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं इसके अंदर जो हैं 4 करोड़ के, बैंक में कुछ डिपॉजिट्स हैं, बैंक एफडी काइंड ऑफ, ये है 86 करोड़ के। अदर रिसीवेबल्स हैं जो कि हैं 1 करोड़ 2 लाख। अदर रिसीवेबल्स हैं आर्बिट्रेशन फ़ी पेड ऑन बिहाफ ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, और रिसीवेबल्स फ्रॉम कंसेशनिंग अथॉरिटी जो पेमेंट अभी ड्यू नहीं हुई है क्योंकि ये नॉन करंट में हमने रखा है, ये है 14 करोड़ के। डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटीज़ हमारी जो है वो क्रिएट होती हैं टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड जो हमारी अकाउंटिंग है और हमारी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंसेस आते हैं इन दोनों अकाउंटिंग्स में, उसकी वजह से हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ कुछ क्रिएट होती हैं। सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ अलग हैं और अलग अलग चीज़ों पे, और कंपनी एक्ट में अलग हैं, उसकी वजह से हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। और डेफर्ड टैक्स एसेट जो हमारी क्रिएट हो रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की वजह से। ऐसा हमारे केस में इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरीज हैं 19 सब्सिडरीज हैं, उनमें से कुछ लॉस मेकिंग है और कुछ प्रॉफिट मेकिंग है। जब इनको कंसोलिडेट करते हैं तो वो प्रॉफिट और लॉस हमारे आपस में नेट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 100 करोड़ प्रॉफिट किया, एक कंपनी ने 80 करोड़ लॉस किया, तो नेट हम लोग दिखा रहे हैं 20 करोड़ का प्रॉफिट। बट जब हम अलग अलग लेवल पे अकाउंटिंग कर रहे थे जो कि इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग ही होता है, कंसोलिडेटेड लेवल पर टैक्स डिपॉजिट नहीं होता, तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ हमने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं वहाँ हमें पूरे 100 करोड़ पर टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन जहाँ 80 करोड़ कमाए हैं वो हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट टैक्स का हमें रिफंड नहीं मिलेगा वहाँ अभी। बट उस लॉस का बेनिफिट हमें आने वाले सालों में मिल सकता है, जब जिस कंपनी ने आज लॉस किया है वो फ्यूचर में अगर पैसे कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो वो पिछले लॉसेस को एडजस्ट कर सकती है। सो यहाँ ऐसा ही किया गया है। जो लॉस है कंपनी का उसकी वजह से हमें कुछ डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो रहे हैं कंसोलिडेटेड लेवल पर, और कुछ डिसअलाउंस हैं टेम्परेरी। इस साल जो डिसअलाउंस एक्सपेंसेस कंपनी ने अपने बुक्स में डाले थे वो इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ नहीं हुए हैं, उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ा है, बट वो फ्यूचर में हमें अलाउ हो सकते हैं। सो आने वाले सालों में हमें हो सकता है उनके ऊपर एक्सपेंस क्लेम कर पाएँ, तो जब हम वो एक्सपेंस क्लेम कर पाएंगे तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम उस पर टैक्स अभी दे चुके हैं। सो यहाँ भी हमारी एसेट बन जाती है। तो नेट हमारे पास जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट की पोजीशन आ रही है वो 62 करोड़ की आ रही है जो हमने रिपोर्ट की हुई है, और इसको हमने नॉन करंट एसेट इसलिए बनाया है क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं ये रियलाइज़ होंगे आफ्टर 12 मंथ्स या फिर आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल जो कंपनी की है। इसके बाद हम लोग आते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स पे। इसमें हमारे पास हैं कैपिटल एडवांसेस, जो कुछ कैपिटल एसेट्स पीपीई वगैरह के लिए हमने एडवांस दिए हुए हैं, और कुछ प्रीपेड फाइनेंस चार्जेस हैं। इन्वेंट्रीज में हमारे पास हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स, 33 करोड़ के सबसे मेजर अमाउंट हैं। रिलेटेड पार्टी
में हमारे पास जीरो है ट्रेड रिसीवेबल्स, और अदर्स में हमारे पास 837 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल हैं। 1 करोड़ 26 लाख के ट्रेड रिसीवेबल ऐसे हैं जिस पर हमें लग रहा है कि वो हमें नहीं मिल पाएंगे, इसलिए उनके ऊपर कुछ प्रोविजन क्रिएट किया गया है, उनकी वैल्यू जीरो दिखाई गई है। कैश एंड इक्विवेलेंट्स में हमारे पास करंट अकाउंट में 127 करोड़ है, एफडी 5 करोड़ 81 लाख की और 14 लाख का कैश इन हैंड है। अदर बैंक बैलेंसेस में एफडी जो 12 महीने से कम में मैच्योर होने वाली है 199 करोड़ की हैं। ये मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक हैं 5 करोड़ 80 लाख, जो कि है एफडीआर प्लेज्ड विद बैंक एज मार्जिन मनी फॉर बीजीज के लिए। करंट अकाउंट में हमारे पास 1,88,000 का कुछ मार्जिन मनी पड़ा है अगेंस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अब हम लोग आते हैं लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स पे। लोन्स हैं हमारे पास जो हमने दिए हुए हैं एम्प्लॉयज़ को 12 करोड़ 31 लाख के, और कुछ अदर पार्टीज़ को 18 लाख के लोन दिए। और अदर फाइनेंशियल एसेट्स में हमारे पास सबसे बड़ा अमाउंट है अनबिल्ड रेवेन्यू 428 करोड़ का। मतलब कि ये रेवेन्यू हमारा ड्यू हो चुका है बट बिलिंग बाकी है। ये इनका हमने काम कर दिया है बट आने वाले कुछ महीनों में 1-2 महीने या विद इन 12 मंथ्स हम इसको बिलिंग कर देंगे, तो ये हमारा अनबिल्ड रेवेन्यू है। अदर रिसीवेबल्स में है 36 लाख, ये है कार्बन क्रेडिट्स रिसीवेबल्स एंड बीजी रिकवरेबल्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एफडीज एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, दैट वाज। अब नेक्स्ट आते हैं करंट टैक्स एसेट्स। करंट टैक्स एसेट ये भी डेफर टैक्स एसेट ही, नो सॉरी, ये एडवांस टैक्स है जो हमने इस साल के लिए पे किया हुआ है। और अगर कोई डेफर टैक्स एसेट भी होगा तो वो इसको हम विद इन 12 मंथ रियलाइज करने वाले होंगे तो वह यहाँ आएगा, बट जनरली ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है तो विद इन 12 मंथ कुछ हमें इतना खास बेनिफिट मिलने वाला होगा नहीं। सो करंट टैक्स एसेट में हमारे पास 13 करोड़ रुपए टीडीएस या एडवांस टैक्स के फॉर्म में कंपनी ने डिपॉजिट किया हुआ है। अदर करंट एसेट्स में है हमने वेंडर्स को एडवांस दिया हुआ है 34 करोड़ 29 लाख का, इसमें से कुछ प्रोविजंस कम किए हुए हैं 2 करोड़ 80 लाख के, एम्प्लॉइज़ को 20 लाख एडवांस दिया हुआ है। रिसीवेबल्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज़ हैं 2,000 रुपये, और अदर रिसीवेबल्स हैं 90 लाख। ये बेसिकली है जीएसटी और वैट रिसीवेबल, कुछ रिफंड हो सकता है कंपनी को क्लेम करना, और कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जिसके बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं विद इन 12 मंथ्स। ये थी हमारी एसेट साइड। अब हम लोग आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे। इक्विटी में सबसे पहले हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 5 करोड़ 14 लाख की, जिसमें है 2 करोड़ 57 लाख शेयर, 2 रुपये का हर शेयर है जिसमें से। और इसके बाद हम अदर इक्विटीज़ में हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड लॉसेस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हैं, जिसने सारी सिक्योरिटी प्रीमियम को भी ढक दिया है। 816 करोड़ के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं कंपनी के पास, OCI वगैरह सब उसने ढक दिया है। 515 करोड़ की नेगेटिव अदर इक्विटी है हमारे पास, थोड़ा सा लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुआ है, जो लास्ट ईयर 560 करोड़ थी अभी 515 करोड़ है। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है 34 करोड़ 80 लाख। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बेसिकली होता है उन सब्सिडरीज JITF इंफ्रा की जो सब्सिडरीज हैं जिनमें कंपनी के पास 100% शेयर कैपिटल से कम है। फॉर एग्जांपल JUIL के अंदर कंपनी के पास 75% होल्डिंग है, तो जो 25% शेयर होल्डर्स का जो हक बनता है इस टोटल बैलेंस शीट में, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और अदर कंपनी जैसे JWIL के अंदर भी कंपनी के पास 51% शेयर होल्डिंग है, तो 49% वालों का जो बनता है वो ये है। तो सारे कंपनी के अंदर जो लेस देन 50% वाले शेयर होल्डर हैं अदर देन JITF, ये उन सब का हिस्सा मिलाकर यहाँ पर दिखाया गया है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट अब हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ पर। इसमें सबसे बड़ा अमाउंट है बोरिंग 3112 करोड़ 80 लाख। इसके अंदर 1200 करोड़ का है सिक्योर्ड बोरिंग फ्रॉम बैंक्स एंड FI, एंड अनसिक्योर्ड है रिलेटेड पार्टीज से 1664 करोड़, 25 करोड़ का लोन फ्रॉम अदर्स है, एंड 200 करोड़ के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। और इसके बाद हम आते हैं 21 नोट नंबर पे लीज लायबिलिटीज़। 55 लाख की लीज लायबिलिटीज़ हैं नॉन करंट, जो कि लॉन्ग टर्म में पे होनी है। इसके अलावा 49 करोड़ की रिटेंशन मनी है, कंपनी को पे करनी है अपने वेंडर्स का, कंपनी ने रिटेंशन रखा होगा एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। और एम्प्लॉइज़ के ड्यूज हैं नॉन करंट ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट, जो वो लोग क्लेम करेंगे एज पर लॉ। फॉर एग्जांपल ग्रेचुटी जब बंदा रिटायर होता है या सेपरेट होता है कंपनी से तो पेबल होती है, और लीव एनकैशमेंट भी जब एम्प्लॉय क्लेम करेंगे एज पर कंपनी पॉलिसी वो है। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो हैं गवर्नमेंट ग्रांट 180 करोड़ की है, कंपनी को मिल चुकी है, बट इसकी हो सकता है कोई कंडीशन कंपनी ने सेटिस्फाई नहीं की हो, इसीलिए अभी तक इसको रेवेन्यू में बुक नहीं किया गया है। जैसे ही कंपनी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगी इसको रेवेन्यू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से कस्टमर एडवांसेस, जो कंपनी को अपने कस्टमर से कुछ एडवांसेस मिले हैं यहाँ पर शो किया गया है उनको। कंपनी लग रहा है कि विद इन 12 मंथ उनका निपटारा नहीं हो पाएगा, मतलब वो काम लॉन्ग टर्म है, उसको
12 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास है 390 करोड़ की बोरेंग्स, उसमें से 384 करोड़ की सिक्योर्ड है और 6 करोड़ की अनसिक्योर्ड है। और लीज लाइबिलिटीज़ 2 लाख की है। ट्रेड पेबल्स एमएसएमई को 40 करोड़ देने हैं, अदर देन एमएसएमई को 486 करोड़ देने हैं विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ्स। और अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में हमारे पास है इंटरेस्ट एक्रूड, कैपिटल क्रेडिटर्स 69 करोड़ के, मतलब ये कैपिटल एसेट्स जो कंपनी परचेज कर रही है, मे बी पीपी या फिर इंटेंजिबल एसेट्स जो कंपनी क्रिएट कर रही है, अंदर कंसेशन एग्रीमेंट, उसके लिए भी हो सकता है। बेसिकली जो कैपिटल एसेट्स हम लोग बना रहे हैं उससे रिलेटेड ये क्रेडिटर हैं, उनको हमें पे करना है। 69 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं कंपनी की जो पे करने हैं, 11 करोड़ 47 लाख। अनस्पेंट CSR लाइबिलिटीज़, बेसिकली ये फंड कंपनी ने अलोकेट कर दिया है और आगे पे करना पड़ेगा, या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है CSR में कंपनी प्रोजेक्ट करी और उसके अंदर पेबल होगा। पेबल टू रिलेटेड पार्टीज 12,000 रुपये। अदर आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जिसमें है प्राइसिंग ऑफ प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड लीज रेंट पेबल 63 करोड़ 59 लाख। एम्प्लॉइज के ड्यू हैं 5 करोड़ 90 लाख के, और डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ 17 लाख की। अब आते हैं 29, 30 और 31 नोट नंबर। इसमें है अदर करंट लाइबिलिटीज़। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स से 152 करोड़ के एडवांसेस हमें मिले हुए हैं, जिसके लिए हमें जो ऑब्लिगेशन है, हमारा काम कंप्लीट करना है, या फिर जो डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी है वो विद इन 12 मंथ कंप्लीट करने के बारे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है, टैक्सेस या वटेवर ड्यूटीज़ या कुछ भी है, वो हमें विद इन 12 मंथ जो पे करना होगा। 29 करोड़ 41 लाख। कॉमन ग्रांट्स जो हैं कंपनी को मिल चुकी हैं और उसके ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने वाले हैं हम लोग 12 महीने के अंदर, 8 करोड़ 71 लाख। अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं 11 लाख की। सो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जो करंट पार्ट है इनका, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट है, वो बेसिकली 3 करोड़ 38 लाख। और करंट टैक्स लाइबिलिटीज़ में है हमारी 6,000 रुपये की प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, हमने जो बनाया हुआ है 6,000 रुपये। दैट वाज ऑल अबाउट हमारी बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड लेवल पे।